हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग क्लासेस राजाजीपुरम लखनऊ। आपको इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज के हम इस चैनल में बच्चों आज हम रेपो रेट के बारे में बताएंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताएंगे, मौद्रिक नीति के बारे में बताएंगे, किस तरीके से रेपो रेट हमारा आरबीआई डिज़ाइन करता है, कैसे इसको घटाता बढ़ाता है और किस तरीके से लिक्विडिटी हमारे बाज़ार में काम करती है। इन सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो को हमारे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको आरबीआई के बारे में बताते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितनी भी बैंकें हमारे इंडिया में हैं वो सारी आरबीआई से ही गवर्न होती हैं। आरबीआई ही एक ऐसा संस्था है जो कि पूरे बैंकों को रेगुलाइज्ड करता है और इसके ऊपर गवर्नमेंट इसको डायरेक्शन देती रहती है और उसी हिसाब से ये आरबीआई काम करती है। तो आरबीआई एक बॉडी है जो कि हमारे बैंकों को गवर्न करती है। तो हमारी बैंकें जो होती हैं वो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। बैंकों का काम होता है पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन मतलब पैसे को वो लेती है पब्लिक से और उसको ब्याज के रूप में लौटाती है। दूसरी चीज़ है कि वो बैंक का काम एक और भी होता है कि हमारे जो भी पब्लिक है जिनको ज़रूरत होती है कर्जे की, उनको लोन भी प्रोवाइड कराती है। तो जो लोन देती है तो उस पे वो इंटरेस्ट लेती है जिसमें बैंकों का खर्चा चलता है और बैंकों का फ़ायदा मुनाफा सिर्फ कर्जा बांटने में ही होता है। तो पब्लिक को वो कब कर्जा बांटेगी तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेगी, ब्याज लेगी, जिसको ब्याज बोलते हैं। तो उसी ब्याज के दम पर वो बैंकें हमारे काम करती हैं। बैंकों का सारा खर्चा जो होता है वो इंटरेस्ट पे ही चलता है। तो आरबीआई भी इंटरेस्ट लेती है। आरबीआई जो बैंक होती है वो भी एक बैंक है। वो बैंकों जो हमारी जो पब्लिक वाली बैंक है जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, तो जितनी भी बैंकें हैं उन सब की बैंक है आरबीआई। तो हम डायरेक्ट आरबीआई नहीं जा सकते हैं। हमारी बॉडी सिर्फ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे मैंने अभी बताया। तो ये जितनी भी बैंकें हैं वो बैंकें आरबीआई से लोन लेती हैं। जैसे इन बैंकों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से कर्जा ले लेती है। तो कर्जा लेती है तो उसके बदले में आरबीआई भी इनसे ब्याज लेती है। तो ब्याज जो लेती है उसी को हम रेपो कहते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट का जो रीपर्चेसिंग ऑप्शन है, तो ये रीपर्चेसिंग ऑप्शन है कि रेपो रेट जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जैसे इधर अभी कोविड का समय आ गया तो हमारे मोदी जी ने कहा कि रेपो रेट थोड़ा-सा कम कर दीजिए, आरबीआई से कहा। तो आरबीआई ने उसके रेपो रेट कम कर दिया। इसका कारण ये था कि जो पब्लिक थी वो परेशान थी, उनके पास पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो वो ब्याज पे कर्जा लेती बैंक से। तो सस्ते कर्जे पे सबसे सबसे सस्ते ब्याज पे जो पैसा मिला बैंक से, तो उसी के लिए हमारे मोदी जी ने रेपो रेट घटवाया था। तो रेपो का मतलब यही है कि जो आरबीआई जिस रेट पे जो कर्जा देती है बैंकों को, उसी को ही रेपो रेट कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो महंगाई जो बढ़ती है उसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट यानी आरबीआई खूब पैसा धकाधक उसको जो है छाप दे, ऐसा नहीं है। नहीं तो वेनेजुएला में जैसे अभी आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ नोट छाप दिए गए, वहाँ 10 लाख प्रतिशत की जो है वो महंगाई बढ़ गई, जबकि यहाँ 10 ही % है। तो इस तरीके जो यहाँ ब्रेड जो 10 रुपए की है वहाँ पे वो ब्रेड करीब 2 लाख की है। तो इस तरीके से इस तरीके से हमारी जो आरबीआई है वो नोट नहीं छाप सकती है। वो सिर्फ ब्याज घटा बढ़ा सकती है और उसी को ब्याज जब घटाएगी बढ़ाएगी तो जनता को सस्ता लोन मिल जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी हमारे पब्लिक में। जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो उसी हिसाब से जनता को आराम होगी। लेकिन उसका एक नेगेटिव फैक्टर भी है। नेगेटिव फैक्टर क्या होगा आप लोगों को मालूम है, अगर जनता के पास ज़्यादा पैसा चला जाएगा, ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी जैसे कि मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, तो उस राम नाम के व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाएगा यानी कि 2 लाख रुपए उसकी जेब में आ जाएगा, तो वो उस प्रकार से ज़्यादा खर्चा करेगा। तो ज़्यादा खर्चा करेगा तो इसका तो बाज़ार में महंगाई बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी? क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, माँग बढ़ जाएगी और माँग बढ़ेगी तो हमारा कर्जा जब सस्ता है
तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, तो इस तरीके से महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो इसी पे लगाम लगाने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनके हिसाब से वो कंट्रोल कर सकती है। तो रेपो रेट जो होती है वो 14 दिन के लिए होता है, 14 से 15 दिन के लिए होता है, जिस पे वो ब्याज पे वो बैंकों को कर्जा देती है। इसी तरीके से उनके पास एक और चीज़ है, अगर 1 या 2 दिन के लिए अगर कर्जा देना होता है तो उसको एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ MSF, मतलब मार्जिनल Marginal Standing स्टैंडिंग Facility. फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि 1 दिन या 2 दिन के लिए अगर कर्जा देना होता है बैंक को, तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ कहते हैं। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए 1 साल के लिए देना है तो उसको बैंक रेट पे देती है। तो जनता को जो बैंक कर्जा देती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेस रेट कहते हैं। बेस रेट जो होती है, जो हमारे जो फेवरेट कस्टमर्स होते हैं उनको दिया जाता है बेस रेट, और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स हैं, उनको पीएलआर पे दिया जाता है। पीएलआर मतलब होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट, यानी पीएलआर पे जो है उन कस्टमर को दिया जाता है जो कि हमारे नए कस्टमर होते हैं, या उस तरीके से जो नॉर्मल होते हैं, जो आते आते रहते हैं, उनको हम पीएलआर कहेंगे। तो बैंक जब आरबीआई को कर्जा देती है तो उसको, अब देखिए जब बैंकों के पास मान लीजिए पैसा बढ़ जाता है कभी कभी, तो वो या छुट्टियां पड़ जाती हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब बैंकों के पास जनता का पैसा बढ़ जाता है तो बैंकें भी उधार देती है और उस पे वो पैसा ब्याज के रूप में लेती है। उसको कहते हैं रिजर्व रेपो रेट, यानी आरआरआर। रिजर्व रेपो रेट वो आरबीआई को कर्जा देती है, आरबीआई के पास पैसा रख देती है, उसके बदले में उसको ब्याज भी मिलता है, तो उसको आरआरआर कहते हैं। तो उसको कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो महंगाई जो बढ़ती है वो इसी रेपो रेट के कारण ही घटती बढ़ती रहती है, और ये रिजर्व रेपो रेट और ये जो रेपो रेट्स होते हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई ने बैंक को कर्जा दिया 4% पे, तो बैंकों से जब वो कर्जा लेगी तो वो 3.5% पे ही लेगी, या 3% पे लेगी, या 2.5% पे लेगी। ये इसका जो है ये घटता बढ़ता रहता है। तो हमने आपको 3 तरीके बताए, 3 ब्याज के तरीके हैं, जैसे कि रेपो रेट और एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और लॉन्ग टाइम के लिए बैंक रेट। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों कि लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, यानी कि बैंक रेट पे दिया जाता है। अगर 14 दिन के लिए दिया जाता है, 12 या 14 दिन या 15 दिन के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और जो 1 दिन के लिए दिया जाता है उसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ कहते हैं। तो बच्चों, महंगाई घटती बढ़ती है वो इसी रेपो रेट के कारण बढ़ती है, क्योंकि अगर महंगा हो जाएगा तो लोग कर्जा कम लेंगे। अगर कर्जा हम सस्ता कर देंगे, यानी कि ब्याज हम कम कर देंगे, तो हमारा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारी कर्जा लेगी, मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा। तो जब मार्केट में ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो हमारी महंगाई बढ़ती जाएगी। तो इसके कई उदाहरण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको बताया कि किस तरीके से रेपो रेट और आरआरआर काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आप लोगों ने सुना होगा सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये सीआरआर क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है, एसएलआर के बारे में ये 3 पॉइंट्स हम आपको बताना चाहेंगे। रिजर्व बैंक कुछ सिक्योरिटी मनी भी अपने पास स्टोर कर लेती है, उसको सीआरआर कहते हैं, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो रिजर्व बैंक होती है वो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा वो अंकुश रखने के लिए, उस बहुत अच्छा वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अंकुश। यानी कि जैसे अभी आपने देखा हाल ही के दिनों में बहुत सारे, जैसे माल्या जी हैं, नीरव मोदी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे जो पैसा लेके भाग गए हैं, तो उन पे लगाम लगने के लिए सीआरआर होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये एक सिक्योरिटी मनी होती है जो कि लगाम लगाती है बैंकों पर, एक सिक्योरिटी मनी रख लेती है। उसके बाद एक होता है एसएलआर यानी स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का मतलब यही होता है कि बैंकें जो है अपने जो भी कुछ 18 साढ़े 18% के लगभग पैसा जो है वो रिजर्व बैंक को देती है रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 तरीके हैं जो कि लगाम लगाती है हमारे आरबीआई बैंकों पर। तो ये इस तरीके से करीब 22-23% ऐसा पैसा होता है जो कि पैसा जो है वो रिजर्व रहता है आरबीआई के पास बैंकों का,
जिससे कि मान लीजिए कोई भगोड़ा भाग जाता है या कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पैसा उनको वो रिटर्न हो सके या फिर कुछ उसकी भरपाई हो सके। तो इस तरीके से ये रेगुलेट होता है, ये इसी को कहते हैं रेगुलेटरी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई गवर्न करती है और ये सब दिशा निर्देश होते हैं सरकार के। जब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, हाय तौबा ज़्यादा बढ़ रही है, तो कौन, आरबीआई उसको घटा बढ़ा सकती है। एमएसएफ घटाएगी बढ़ाएगी, या अभी मैंने जैसे भी अभी आपको बताया रेपो रेट घटाएगी बढ़ाएगी, और जो आरआरआर है यानी रिजर्व रेपो रेट थोड़ा और सस्ता कर देगी। तो इस तरीके से महंगाई पे अंकुश पाया जा सकता है। तो हमारी जो सरकार है वो इन पे बहुत ही फ़ोकस करती है और इन पे जो है ज़्यादा ध्यान देती है कि जिससे कि जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने एक बताया, जो बैंकों के पास कुछ पैसा रखा रहता है, जैसे मैंने अभी बताया एसएलआर, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 18.5% के लगभग होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। ये पैसा आरबीआई बताती है कि इतना पैसा आपको रिज़र्व रखना है। मान लीजिए किसी के पास किसी को, किसी जनता या किसी व्यक्ति को इस पैसे की अधिक आवश्यकता हो गई, तो उस पैसे को वो दे सके। बैंक ये ना कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इतना पैसा उसके पास जो है, वो जो फंड है वो उसके पास बना रहे, ठीक है? तो वो रिज़र्व रहता है, इसको कहते हैं रिज़र्व फंड, यानी एसएलआर। एसएलआर यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, सीआरआर कैश रिज़र्व मैंने बताया, सिक्योरिटी मनी होती है जो कि वो रखती है अपने पास, ये 3% के आसपास होती है। फिर एनडीटीएल एक होता है, एक नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल की जो बैंकों के पास जो भी हमारी जनता का पैसा जो आता है वो स्टोर होता है, उसको हम एनडीटीएल कहते हैं। ये नेट नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी कहलाता है। तो वो पैसा लौटाना भी तो होगा, अगर मान लीजिए वो जमा कर रही है, सब पैसा जनता जमा कर रही है, तो वो एनडीटीएल कहलाता है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास जो भी पैसा आता है वो बैंकें उसको रेगुलेट करती रहती हैं, यानी आरबीआई उसको दिशा निर्देश, डायरेक्शन देती रहती है, उसी के हिसाब से ये घटता बढ़ता रहता है। तो मॉनेटरी रेट, जैसे अब इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है वो घट गया, तो हमारा लोन सस्ता हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा पब्लिक के पास, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी लोगों की, तो वो पैसा पब्लिक ज़्यादा खर्च करेगी। जब पैसा ज़्यादा खर्च करेगी तो मूल्य बढ़ जाएगा, और जब मूल्य बढ़ेगा तो वो महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करती है हमारी महंगाई, ठीक है? तो इंटरेस्ट सस्ता है तो महंगाई बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट महंगा है तो महंगाई घट जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये मॉनेटरी सिस्टम चलता रहता है। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है। ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है? इसमें हमारी कुछ प्रतिभूतियाँ होती हैं जो कि सरकार के पास रखी रहती हैं, बैंकों के पास, जैसे एलआईसी है या और भी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उनके माध्यम से जो पब्लिक के पास जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट उस पे भी अंकुश लगाना चाहती है, क्योंकि जनता के पास ज़्यादा कैश लिक्विडिटी होगी तो वो ज़्यादा खर्च करेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो उस पे लगाम लगाने के लिए एलआईसी है या अन्य माध्यम है, म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर मार्केट है, तो इनके द्वारा वो पब्लिक को बताती है कि 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, या 12 साल में डबल हो जाएगा, या 10 साल बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगी वो। तो उस तरीके से वो जो कैश होता है पब्लिक का कैश, वो गवर्नमेंट ओपन मार्केट पॉलिसी के द्वारा वो उसको ले लेती है, जिससे कि जो तरलता है यानी लिक्विडिटी है, जो कैश है, वो पब्लिक के पास बैलेंस रहे, कम रहे, जिससे कि महंगाई पे अंकुश मिले। तो इसी तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट भी होता है। स्टॉक मार्केट, अब जैसा हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, तो बीएसई और एनएसई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरीके से 2 शेयर मार्केट होते हैं, जिनको हम आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी हमारी, उनमें हम इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे और विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको बच्चों महंगाई के बारे में बताया, और किस तरीके से इन्फ्लेशन हमारी यानी कि महंगाई बढ़ती है, इंटरेस्ट के बारे में बताया, लोन, कैश, डिमांड, प्राइस, है ना? आरबीआई किस तरीके से मॉनिटरी करती है ना? एमएसएफ के बारे में बताया, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट के बारे में बताया, और इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया है। तो बच्चों, अगर आज का वीडियो हमारे पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो हमारा लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।